अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन नया हफ्ता नई सुबह और मेरे ख्याल में बड़ी एक फ़ख्रिया सुबह है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में ज़रा बात कर लें जी। जैसे कि कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जी रिएक्शन तो आया है ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में इस दफ़ा खिताब किया। और लोग कहते हैं ना कि जिस तरह अगर आपका दिल बुझा हुआ हो, उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही हो, ऐसा कोई भी वाकया एक दफा फिर आपको तरोताजा कर देता है, उम्मीद दिखाता है और ये यकीन दिलाता है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हमने देखा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में वाज़े तौर पे पाकिस्तानियों का मौक़िफ़, कश्मीरियों का मौक़िफ़ और इस्लामी मुमालिक का मौक़िफ़ यानी पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा का मौक़िफ़ सामने रखा है। जिन बातों से यानी दुनिया की जिन रहनुमाओं की, वर्ल्ड लीडर्स की बातों से हमारी दिल आज़ारी होती है, हमारा एक तरह से गलत रूप दुनिया के सामने पेश किया जाता है, बड़ी भरपूर अंदाज में, बड़े इफेक्टिव तरीके से पाकिस्तान की और मुस्लिम उम्मा की उन्होंने नुमाइंदगी की है। अच्छी बात मुझे ये लगी और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जी मैं पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस की मास्टर क्लास कर रही थी, तो मेरे पास बेहतरीन एग्जाम्पल था एक इफेक्टिव स्पीच का, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का व्हेन आई लुक्ड एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। यानी ये जो खिताब था वजीर आज़म का, इट वाज सो वेल लेट आउट। वैसे तो एक्सटेम्पोरानियस बोल रहे थे यानी फिलबदी बात कर रहे थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ा उन्होंने क्लियरली डिफाइन करके दुनिया के सामने रखा। अच्छी बात यह थी कि जहां दुनिया के रहनुमा मौजूद थे तो उनसे उन्हीं की ज़बान में बात की गई। चार मौक़िफ़, चार मेन पॉइंट्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया के सामने रखे। सबसे पहले ये कि माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी। इस बात को उन्होंने वाज़े किया कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास अगर आइडियाज़ हैं भी तो हमारे पास फंडिंग नहीं है, और उन्होंने कहा कि उसके बगैर, फंडिंग के बगैर आइडियाज़ सिर्फ और सिर्फ हैलुसिनेशन होते हैं। दूसरी तरफ हम जी बात करते हैं, बड़ा अहम मौक़िफ़ उन्होंने जो सामने रखा लोगों के, वो था मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन के हवाले से। बड़ी अच्छी बात उन्होंने दुनिया के सामने वाज़े ये की कि अगर IMF पाकिस्तान को और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहता है कि जी आपके लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स दें आपके मसले हल हो जाएंगे, उन्होंने कहा जी इससे आगे की कड़ी भी तो जोड़िए ना। दुनिया भर में टैक्स फ्री जोन्स आपने क्यों बनाए हुए हैं? आप जानते हैं कि दुनिया भरा हुआ पैसा, काला धन, करप्शन से इकट्ठा किया हुआ एलिट्स का पैसा वहाँ जाके रुकता है। वाई हैव यू अलाउड दैट? अगर हमसे ये तवक्को की जाती है कि एक डेवलपिंग कंट्री अपने हेल्थ केयर का भी निज़ाम संभाले, अपनी एजुकेशन को भी बेहतर करे, अपने लोगों में सिविक सेंस भी डाले, उनका ख्याल भी रखे, तो फिर जो हमारा पैसा लूट के आपके स्विस अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, खुदारा वो वापस कर दीजिए। एटलीस्ट इस चक्कर को रोकिए क्योंकि टैक्स सबको देना पड़ेगा। ये बड़ा अहम मैसेज था जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डेवलपिंग वर्ल्ड को दिया। फिर तीसरी बड़ी बात जो कि एक दुनिया एक नई नहज पर पहुंची थी 9/11 के बाद, उन्होंने ये बात वाज़े की कि अगर हम देखते हैं बहुत सारे फ़िदाई हमलों को, सुसाइड बॉम्बर्स को, इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं होता। ये मेरे ख्याल में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे बात की मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने बार बार इस्लाम को रेडिकल इस्लाम, एक्सट्रीमिज्म से जोड़ने की कोशिश की और ये उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी रहा है। उन्होंने 9/11, 26/11 ऐसे इवेंट्स दुनिया के सामने बनाकर पेश किए हैं जिसमें शायद वो सिर्फ एक कम्यूनिटी और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को इसका जिम्मेदार ठहराती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि देयर इज़ नो रेडिकल इस्लाम, देयर इज़ ओनली वन इस्लाम, जो कि आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, जो कि रहमत की अलामत है, रहमतुल लिल आलमीन है, और इसी हवाले से पीस और लव का मैसेज पूरी दुनिया को देते हैं। और आखिर में कश्मीर की बात, और बड़े बुलंद बांग तरीके से कि अगर 50 से ज़्यादा दिनों के लिए 8 मिलियन की आबादी का कश्मीर, जिस तरह उसको कर्फ्यू में रखा गया, जिस तरह बंद किया गया है, अगर इतने सारे इन्हें इंसान छोड़िए किसी यानी जानवर को भी इस तरह बंद रखा जाता तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जाग उठती, उसके खिलाफ एहतजाज करती। लेकिन आज क्या वजह है कि मटीरियल यानी आपकी जो माशी मजबूरियां हैं वो आड़े आ रही हैं और लोगों को आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का मौका नहीं दे रही। एंड दे सेड कि वी आर गोइंग टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। वापस आने के बाद भी उन्होंने जो बातें की वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो अहम कलीदी नुक्ते हैं ख़ास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से जो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखे, आइए उसका कुछ एक्सर्प्ट्स आपको दिखाते हैं। Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo? Because
India has changed the constitution and taken away the special status, they'll accept that? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? इंडिया की प्रोपेगेंडा करने वाली मशीनरी यानी उनका मीडिया बार बार ये कह रहा है कि 500 मुजाहिदीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैयार खड़े हैं कश्मीरियों की मदद करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा ये कितना मज़हका खेस एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पे 9 लाख से ज़्यादा इंडियन फ़ौज तैनात है तो क्या पाकिस्तान पागल है कि सिर्फ 500 लोगों को वहाँ पर भेजेगा लड़ने के लिए? और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लाम कुछ नहीं होता, आप अपने रवैयों पर अपने जो यानी आप लोग कदम उठाते हैं उस पर जरा नजरसानी कीजिए कि वो लोगों को रेडिकलाइजेशन की तरफ कैसे पुश करते हैं। उन्होंने कहा जब आप रेडिकल इस्लाम का नाम लेते हैं आप पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करते हैं, आप उनको ये मैसेज देते हैं कि वो अलग हैं और हम अलग हैं। फिर इससे भी बढ़कर ये कहा जाता है कि जिस तरह इनको रखा गया है इस वक्त, अगर 80 लाख कश्मीरी अपने घरों में बंद हैं, मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए और शायद उन्होंने सोचा नहीं है कि जब ये कर्फ्यू लिफ्ट होगा तो क्या ये लोग पुरएहतजाज तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे। हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्पीच के बाद भी कश्मीर में मुजाहरे हुए, लोगों ने रेजिस्टेंस का अब ये नारा दोबारा से लगाया। उन्होंने कहा कि साल से 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से जो कश्मीरी भाई और बहन कुर्बानियाँ देते चले आए हैं, क्या उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को सल्ब करने के बाद, ये आर्टिकल 370 को इम्पोज हटाने के बाद, क्या वो खामोशी से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब 9 लाख उनकी अफवाज कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों के सामने आमने सामने होगी, ये टकराव होगा, ब्लड बात अगर होता है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये रेडिकलाइजेशन के या इंतहा पसंदी के, दहशतगर्दी के बीज बोता है। बिकॉज व्हाट इज अ कॉमन मैन गोइंग टू डू? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को भी दीवार से लगाएंगे इवेंचुअली लोग आके रेजिस्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पुलवामा जैसा अगर कोई और अटैक होता है ये फिर पाकिस्तान को इसमें खींचने की कोशिश करेंगे, जबकि हमने हर दरवाजा इनके लिए खुला रखा कि बातचीत की जाए। इसके अलावा जी खूबसूरत तरीके से बहुत ही वालेहाना अंदाज में खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जब वो वतन वापस आए हैं। हर पाकिस्तानी ने इस बात पे बड़ा खुश होकर कहा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ये समझ लीजिए कि कश्मीर के मामले पे पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम एक साथ है, एक पेज पे है और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। तो ये बात कोई इस इंतशार को बर्पा करने की कोशिश ना करे कि शायद पाकिस्तानी अपोजिशन इमरान खान साहब से बरक्स सोचती है इस मामले पे। इमरान खान साहब ने कल वतन पहुंचने के बाद वहां पे जो मौजूद लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए वे क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 80 लाख लोगों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद करके रखा हुआ। दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपने बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। ये मोदी की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत हर फोरम के ऊपर इनको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जो भी मेरे साथ इतने 20 साल से ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैंने एक चीज उन सबको समझाई है कि कोशिश इंसान की होती है, कामयाबी अल्लाह।
कोशिश इंसान की होती है, कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। यकीनन ये इम्पोर्टेंट मैसेज पूरी दुनिया को गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, और ख़ास तौर पे ये भी कि जिस तरह आपने देखा कि वालेहाना तौर पे इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी कौम इस बात पे सुरखरू है, खुश है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। जब तारीख लिखी जाएगी और ये कहा जाएगा कि नफरत अंगेज़ी में किसने अपना हिस्सा डाला, कौन सी कौम मजलूम के साथ खड़ी थी और उसका आखिरी वक्त तक साथ दे रही थी और उसकी आवाज़ के पीछे खुद लब्बैक कह के खड़ी थी, तो पाकिस्तान इसमें सुरखरू होगा। और यकीनन हम जानते हैं कि जुल्म का जो अंधेरा है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। कश्मीरियों के लिए एक नई सुबह ज़रूर होगी। इसी दुआ के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का और इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आपको ये भी बताएं कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है। कई दफ़ा कहा जाता है ना कि अ लॉट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बात हम कहना कुछ चाहते हैं और बात दूसरे को कुछ और समझ आती है। कई दफ़ा हमारे मफ़हूम को हमारे ही अल्फाज बर्बाद कर देते हैं। यानी अगर सही तरह से इनका तर्जुमा ना किया जाए, अपने खुद जज्बात की तर्जुमानी ना की जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन जी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के बारे में अगर जितना कहा जाए कम है। इल्म के जितने बड़े बड़े ज़खायर हैं दुनिया में, वो किताबें जो बहुत मशहूर हुई, आसमानी किताबें जिसमें हम कुरान हकीम का भी तस्करा यकीनन सबसे पहले करना चाहेंगे, इन सब के हर आप देखें दुनिया के लैंग्वेज में इनका ट्रांसलेशन हुआ है और तभी हम देख सकते हैं कि इसका मैसेज कितना टाइमलेस है। तो ये दिन ख़ास तौर पर उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करता है जो इस काम में जुस्तजू करते हैं, जो मल्टीलिंगुअल होते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर हमारे दादा और परदादा की जनरेशन को देखा जाए तो ये वो दौर था कि इनको कई ज़ुबानों पे उबूर हासिल होता था। एक मादरी ज़ुबान थी, यानी मकामी ज़बान भी ये लोग बोलते थे, रीजनल लैंग्वेज भी होती थी। फिर अगर ट्रेड का मामला होता था तो बहुत सारी दूसरी ज़बानों को समझा जाता था। डिप्लोमेटिक अगर क्रेव्स में देखा जाए तो फ्रेंच और इंग्लिश को दुनिया की ज़बान समझा जाता था। आबादी और रकबे के हिसाब से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि स्पेनिश और अरबिक बोली जाती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दफ़ा के सर्वे में ये कहा जाता है कि अमेरिका में अंग्रेज़ी के बाद सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली ज़बान है, हम समझ रहे थे शायद जी स्पेनिश होगी, अरबिक होगी, क्योंकि वहाँ पे अरबिक इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। देखने में ये आया है सर्वे में कि नॉन नेटिव स्पीकर्स की सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान अमेरिका में तमिल है। इसी साथ साथ हम अगर कराची में देखते हैं तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी आबादी पश्तो स्पीकिंग आबादी है। तो ये वो वक्त है जी, हमारे दादा परदादा की जनरेशन्स कई ज़ुबानें जानती थी, उनको अरबी पे भी हूर हासिल होता था, फ़ारसी भी बोलते थे, संस्कृत भी जानते थे, हिंदी भी उनको आती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम ये स्किल्स खोते चले जा रहे हैं। तो वो लोग जो इसके ऊपर मेहनत करते हैं यकीनन वो मुस्तहिक हैं सलाम के। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आबादी को आप देखिए जी, 22 करोड़ की आबादी है। हमारे पास एक बड़ा चंक होना चाहिए जो दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों को बोले और उसको सीखे। तो यकीनन आज के दिन यही मैसेज देना चाहेंगे। इसी हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी है, आइए आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ट्रांसलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग हमारे यहाँ इतने मुश्किल होते हैं, इतनी मुश्किल ज़बान बोलते हैं और उनके जज्बात और उनको समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मेरा दिल चाहता है कि उनकी तमाम बातें सबटाइटल्स के साथ आएँ। ऐसे लोग अक्सर हमारे घर के अथॉरिटी फिगर्स भी होते हैं। अम्मी की बात अक्सर समझ में नहीं आती। अम्मी कहती कौन सी ज़बान में समझाऊँ कि अपना कमरा साफ़ कर लो, या फिर कोई भी काम मुझे उनको रिपीटेडली कहना पड़ता है। ऑफिस में भी आपको एक कैरेक्टर इस तरह का मिल जाएगा जो भी कहता रहता है कि प्रिंटर बंद कर दो, फ्रिज का ख्याल रखो, गाड़ी इस तरह पार्क मत करो। तो ऐसे लोग बेचारे मेरे ख्याल में दे डेफिनेटली नीड ट्रांसलेटर्स। आगे बढ़ते हैं जी, आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और एहतजाज की फ़िज़ा मेरे ख्याल में गर्म हुई हुई है और ख़ुसूसन क्लाइमेट चेंज के बारे में पीपल आर गेटिंग वेरी वेरी सीरियस। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ ये बड़ी बड़ी एहतजाजी रैलीज़ इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के लिए बहुत अहम है। यानी क्या हम अपने घरों में ये ख्याल रखते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई, इस दफ़ा मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई तो हमारे यहाँ देखें मिसट्रस्ट का इतना कल्चर है। आप बड़े से बड़े स्टोर में चले जाएं, आप जैसे ही उसके काउंटर से अपना सामान ले चुके होते हैं, एक तो वो सबसे पहले आपको आपका सामान प्लास्टिक की थैली में देते हैं, फिर उसके बाद उसका गला घोंट के उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कैचर लगा देते हैं कि कहीं खुदा ना खासा आप चलते फिरते और सामान उसमें डाल के ना निकलते बने। लेकिन मैं सोच रही थी इस जो वो लॉक लगता है प्लास्टिक का लॉक, उसके बाद जो थोड़ा बहुत भी 1% चांस था उस प्लास्टिक की थैली को यूज़ कर लेने का, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आपको उसके अंदर से चीज़ें उस थैली को फाड़ के निकालनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और हमारे इर्द गिर्द जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, उस पर बहैसियत सारिफ हमें ये कहना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों को खुदारा बंद करें। लेकिन लेट्स टेक अ लुक कि वर्ल्ड राउंड अप में क्या कुछ हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड।
ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी जी। अपनी मनपसंद जगह पे ले जाएं, घर को पहिए लग जाएं। कई लोग ये सोचते रहते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप किसी बहुत पॉश इलाके में नहीं रहते और आपने बड़ा अच्छा घर बना लिया है, आपका अक्सर दिल चाहता है कि आप इस घर को पहिए लगाएं और कहीं और ले जाएं। तो एक मिसाल तो हमारे सामने आ गई है। हो सकता है ये सहूलत बहुत जल्द हमें अपने इर्द गिर्द भी नजर आए। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू। कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, और ये भी कि दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के खिताब के हवाले से। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम ही देख रहे हैं यकीनन, और हमने कहा कि आपसे ज़रा न्यूट्रिशन रिलेटेड बातें की जाएं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर। बहुत सारे सवालात हमारे लास्ट प्रोग्राम के बाद आए थे जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड ओबेसिटी के बारे में बात की गई थी, यानी पोस्टपार्टम आप अपना वेट कैसे रिड्यूस करें। कुछ टिप्स हमने आपको दी थी, लेकिन एक दो सवालात उससे स्पेसिफिकली आए हैं। पहले वहाँ से सिलसिला जोड़ेंगे और उसके बाद आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कार्डियोवैस्कुलर, यानी अगर आपकी कोई भी हार्ट कंडीशन है या खुदा ना खासा आपकी टेंडेंसी है, फैमिली में मौजूद है जेनेटिक्स, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो वंस अगेन वी हैव विद अस अरीज, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले जी आपके लिए तो लाइन लग गई सवालों की, आपने तो दिल का दुखती हुई रग जिसको कहते हैं ना छेड़ दी। बहुत सारी खवातीन कह रही है कि जी अभी अभी बेबी हुआ है, फिर अब साल के आखिर में इतनी शादियाँ और इवेंट्स आ रहे हैं, हमें अभी से लग रहा है कि वी आर गोइंग टू बी जज, पुराने कपड़े कोई फिट नहीं आ रहे, 2-3 महीने अगर रह जाएं तो क्या करें। और बिल्कुल जो टाइम होता है ना, ओकेजन आने वाला है, हाँ। तो दे वांट के बस रैपिड चेंज आना चाहिए जी। तो देखो डाइट जो है ना, इट्स लाइक बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, सबको पता होती हैं कि हमने आटा छोड़ना है, चीनी छोड़नी है, मीठा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, ये बहुत सब बेसिक चीज़ें होती हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपनी बॉडी को समझना होता है, जिसके लिए यू नीड अ स्पेशलिस्ट। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप जाते हैं किसी के पास, कंसल्ट करते हैं, वो आपको बताता है कि आप ये चीज़ें नहीं, ये गलत करें, ये इस टाइम पे रहें। अच्छा, जब पोस्ट डिलीवरी जो है ना, हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि फीडिंग मदर है, अगर नर्सिंग मदर्स जो होती हैं उनकी डाइट डिफरेंट हो जाती है, जो नर्स नहीं करा रहे, जो बेबी को फीड नहीं करा रहे, उनकी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपका फ्लूइड इनटेक डिफरेंट हो जाता है। ये कहा जाता है जिस तरह बादी चीज़ों से लोग बचने की बात करते हैं, चने ना खाएं, दालें ना खाएं, दैट इज गोना मेक योर बेबी कॉलिक। देखो आई मीन थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है, थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है, ठीक है। आप चीज़ें वो लेते हैं डाइट में जो डायरेक्टली आपके बेबी को इफेक्ट ना करें। मैंने एक सवाल किया, मैं आपको बताऊं, मैं कल मौजूद थी पेशावर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु शोड अप फॉर माय पेशावर मास्टर क्लास। उसकी डिटेल्स भी आपसे कल और परसों में शेयर करूंगी, तस्वीर भी हैं, वीडियोस भी हैं। अरीज, वहाँ पे मैंने देखा कि हमने एक ऐसी माइंडसेट और बिहेवियर की बात हो रही थी कि पहले अपने जहन साजी करें या अपने रवैयों में, अपनी आदतों में तब्दीली लाएं। लोग कहते हैं इट्स अ कैच 22 ना, कुछ कहते हैं पहले जहन बनाएं उसके बाद आदत बदलेगी, कुछ कहते हैं भाई जहन ना भी बदले आदत बदली जा सकती है। तो उसके अंदर बात ये हो रही थी, सवाल मैंने लोगों से ये किया कि आप मुझे बताइए कि इस पिछले हफ्ते में आपने अपनी डाइट जो भी आपने सोची थी कि मैं इतना खाऊंगी, उससे ज़्यादा कितने लोगों ने खाया? ऑलमोस्ट 90% हाथ ऊपर चले गए कि हाँ जी हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खाया। और फिर मैंने सवाल किया कि आपने जितना सोचा था कि आप जितने एक्टिव होंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, वो कितने लोग कर पाए हैं? तो उसमें हाथ नीचे चले गए कि वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मुझे बताएं डिस्कनेक्ट क्या है। आपने जैसे खुद कहा कि कॉमन बातें हम सबको पता है, नीयत हम सारे मानते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पाते, और उसके लिए क्या करें? इस तरह के जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ आप अपने आप को खुद डेयर करें एंड रिवॉर्ड रखें अपने लिए। जैसे रिवॉर्ड आप जो आपके जहन में बहुत कोई बुरी चीज़ है ना, थिंक अगर मैंने या जिससे ये चीज़ मैंने ली एक्स्ट्रा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। अच्छा, थिंक एंड देन अगर ये मैंने किया तो अपने लिए कोई रिवॉर्ड रखें। लाइक जैसे एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल कोई अगर स्टूडेंट है और उसने कहा कि उसमें वेट का कोई इशू है, एनी इशू रिलेटेड टू वेट या हेल्थ, और उसने कहा कि आज मैंने सारा दिन कोई भी जंक फूड नहीं खाना, तो अपना रिवॉर्ड ये रख सकता है कि मैंने अगर पूरा दिन किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई विल हैव दिस।
हाउ अबाउट वी डू समथिंग, ये आप हमारे साथ वैसे ये वाकई गेम खेल सकते हैं और पूरे दिन का अगर आपका दिल ना भी हो, इतना हौसला ना आ रहा हो, तो मे बी एवरी मील हम अपने मील में कह सकते हैं कि भाई मैंने एक ही रोटी खानी है और मैं मीठा नहीं खाऊंगी। मीठा नहीं, और या फिर उसके अलावा अपने लिए कोई चीज़ पनिशमेंट भी सोचें थोड़ी सी, बिकॉज देखें एक ह्यूमन जो है ना, आप साइकी है कि आप जब तक अपने बुरा नहीं आप सोचते ना, तो आपको लगता है कि मैं तो बस अच्छा सीधा सीधा, बुराई भी तभी हम करते हैं जब हमें डर नहीं होता किसी चीज का। यानी एक एक्स्ट्रा रोटी खाई तो मैं 100 दफा उठक बैठक करूं, कुछ एनीथिंग जो भी, कि मेरे या तो मेरा कोई अच्छा फेवरेट क्रॉकरी का ग्लास है वो टूट जाएगा, या मैं आज ड्रामा नहीं देखूंगी। उससे ही होता है कि यू हैव दिस गोल कि मैंने वो चीज बुरी नहीं होने देनी और मैंने अच्छी चीज अचीव करनी है। तो उसमें ये रिवॉर्ड वाली जो गेम है ना, ये मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं कुछ को बताती हूँ एंड इट वर्क्स। हमारे इर्द गिर्द इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको माशाल्लाह अल्लाह मियां ने ना जज्बाती इमोशनल ब्लैकमेलर्स का दर्जा दिया है, जाके कहते हैं भाई एक रोटी से क्या होगा, आज के मीठे खा लेने से क्या होगा, चलो आज आइसक्रीम खा लेते हैं। उनके क्या किया जाए? अच्छा देखिए, उसके लिए तो ये है कि आप अपनी जो है ना हेल्थ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी दूसरे ने आपकी जगह जो है दवाई नहीं खानी। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाएगा तो आपकी जगह के किसी और ने लेटना नहीं है, काम नहीं कर, आपके काम कोई और नहीं करेगा। इसलिए किसी को बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल ब्लंटली से कि भाई मेरी हेल्थ है, मुझे पता है, मैंने नहीं खाना। स्टिल अगर कोई है तो जस्ट थिंक वही बात कि मुझे माय टमी इज अपसेट, मैं नहीं खा सकती, मैं खाऊंगी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह की कोई चीज़ ऑफ कोर्स आपको जो है डिप्लोमेटिकली हैंडल करना आता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर जस्ट ट्राई कि उसकी पोर्शन साइज इतना हो कि आपकी डाइट नहीं अफेक्ट हो। रीच वंस अगेन फॉर ऑल माई व्यूअर्स, आई नो कि हम इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी ऑल थ्रू आउट द 3 ट्राइमेस्टर्स 9 महीने में कितना वेट गेन करना चाहिए विच इज़ नॉर्मल? देखिए, हेल्दी वेट गेन इज 10 to 12 kgs, ठीक है, दैट्स इट। जिसमें प्लासेंटा का वेट है, दैट्स लाइक थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें प्लासेंटा वेट है, फीटल वेट है, जो बॉडी में फ्लूइड्स हो जाते हैं, वो सारा इंक्लूडेड होता है। और वो ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती, तो मोस्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में चाहिए होती है, जब बेबी इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। लोग क्या करते हैं, पहले दिन पता चला इधर पहले बेबी बेचारा स्किटल जितना है और खुद आपने जो है ना जायगेंटिक अपना एक रोटी एक्स्ट्रा ऐड कर ली। हाँ जी, जबकि ये कहीं नहीं आया हुआ। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, डेट्स, ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। रोटी का कहीं नहीं आया हुआ कि आपने ग्रेन्स खाना शुरू कर देनी है और आपने जो है चीज़ लेना शुरू कर देनी है या फ्राइड चीज़ें लेना चाहिए, कहीं नहीं है। अच्छा, आज हम खड़े हैं 30 सितंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 3 मंथ्स हैं। जिन लोगों के घरों में इवेंट्स या सोशल ओकेजन्स दिसंबर में आ रहे हैं, क्या ये इनफ लीड टाइम है टू लूज, एंड हाउ मच इज अ हेल्दी वेट टू रिड्यूस इन दिस टाइम? देखिए, हेल्दी वेट लॉस पर मंथ इज 11 पाउंड्स, अराउंड 5 kgs, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। ये हेल्दी है। मिनिमम जो होता है 2.5 तक लोगों का आराम से चला जाता है, मैक्सिमम किसी का जाना डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना एक्सेस है। 14 kgs तक भी मेरे पास गया, बट वो एक्सेस बहुत कर लेते हैं। 2.5 किलो पर मंथ आप रिड्यूस कर सकती हैं। थिंग इज कि स्केल के अलावा आपका अपीयरेंस कितना चेंज हो रहा है, हाँ, इंचेस कितने जा रहे हैं। अगर आपने 5 kg लूज बहुत रैपिडली कर लिया एक हफ्ते में और आपको देखने में किसी को पता नहीं चलता, तो नो यूज। एब्सोल्युटली, ठीक है। टोनिंग अप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हरीश, थैंक यू सो मच। बल्कि अगली दफा हमने ये भी बात करनी है कि ये भी होता है कि आपने वेट बड़ा तेजी से लूज कर लिया, वेट टारगेट आपको मिल गया, लेकिन जस्ट एज शी इज सेइंग समटाइम्स यू स्टार्ट लुकिंग वेरी हैगर्ड और आपका सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपने खत्म कर दिए, वेट तो कम हुआ, साथ साथ बाल भी कम हो गए, रंगत भी कम हो गई, आईसाइट भी कम हो गई, पलकें भी गिर गई, जाना था तैयार होकर, हाँ, तो जाने से क्या सारे लोग कह रहे हैं कि हुआ क्या आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक दैट अप द नेक्स्ट टाइम। आज ही कार्डियो का हमारे पास टाइम नहीं बना, बट ओवरऑल आपको एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। वेट रिडक्शन का जो नॉर्मल रेंज है आपको बता दिया, में भी अगर आप बैलेंस डाइट लें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट अरीज। इसी के साथ बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। मंडे मॉर्निंग इट इज़ ऑन आज पाकिस्तान, और यकीनन हमने आज आपकी मुलाकात करानी है एक ऐसे नन्हे फनकार से जिनकी आवाज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि इनके लिए इतनी पजीराई आती है पूरी दुनिया से। लोग ये गेस कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने इनको मुख्तलिफ सिंगर्स से जोड़ दिया, कहा कि जी ये उनके बेटे हैं शायद, या उस कंपोज़र के बेटे हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि हम आपके सामने इनको लेके आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। बिकॉज़ ख़ास तौर पे जो इनकी पहचान बना है वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं। इन्होंने पीएफ का सॉन्ग मेरे वतन गाया जो कि बहुत मशहूर हुआ, और अभी हाल ही में एक नया सॉन्ग भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो आज हम लाइव सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद, आपकी आवाज़ इतनी मशहूर है और लोग आपको इतने अरसे से ढूंढ रहे हैं, जो फीडबैक आती है और जब लोग तारीफ़ करते हैं तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा। मुझे ये बताओ कि गाने का शौक़ ज़्यादा था, या फिर जैसे कहते हैं ना कि 14 अगस्त आती है, झंडियाँ लगाने का और अपने वतन से जो मोहब्बत का इजहार करने का ज़्यादा शौक़ था? सबसे पहले मुझे जब मैं 2 क्लास में था तो तब मुझे एक टीचर ने कहा कि आप सॉन्ग पढ़ो। हाँ। तो जब मैंने सॉन्ग पढ़ा तो नेशनल सॉन्ग, तो वो उन्हें बड़ा पसंद आया। फिर आगे मैं चलता रहा और फिर मैंने एक सॉन्ग सीखा मेरे वतन के लिए से। जब वो मैंने पढ़ा तो वो बहुत मशहूर इसके लिए हुआ। कैसे डिस्कवर किया था? यानी ये तो पीएफ का सॉन्ग था, इसके लिए कोई ऑडिशन हुआ था, कैसे तुम्हें उन्होंने सिलेक्ट किया इस गाने के लिए? ये इस्लामाबाद में मैं गया था, CS अवार्ड सेरेमनी के था उधर। अच्छा। तो फिर उधर मैंने पढ़ा सॉन्ग, मैंने सीखा। ये पहले अताउल्लाह ने पढ़ा हुआ है तो उनका मैंने सीखा। फिर उसी स्टाइल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्टाइल को। हाँ। और फिर वो मैंने उनको सुनाया तो वो कह रहे थे बड़ा मज़े का सॉन्ग है। हाँ। फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करवाया सॉन्ग, और फिर उसके बाद तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, मुझे ये बताएं हमाद के कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग 2 बहनें और 2 भाई। 2। और आप सबसे छोटे हो सबसे बड़े हो? सबसे छोटा। सबसे छोटे हो तो घर में डांट पड़ती है ज़्यादा? डांट नहीं पड़ती। हाँ। मीन्स बस मामा पापा मुझे जानते नहीं है, बस कभी कभी हो जाता है वैसे। और बाकी बहन भाइयों को गाने का या एक्स्ट्रा करिकुलर का शौक है? वो मेरे बड़े भाई का है, उन्होंने मुझे सिखाया था। उन्होंने ही आपको सिखाया? अच्छा, वो भी सिंगिंग करते हैं? जी, अब वो कॉलेज में चले गए, वो सिंगिंग नहीं करते। अच्छा, वो आपको रिकॉर्ड करते हैं और आपकी चीज़ों को देखते हैं। तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था अब जब लोग उनके पास आके आपकी तारीफ करते हैं, या आपका कहीं सॉन्ग चल रहा होता है तो अम्मी अब्बू कैसे रिएक्ट करते हैं? जी, अब्बू तो मीन्स अच्छा रिएक्ट करते हैं, लेकिन अम्मी कभी कभी कहती हैं कि कभी कभी रोने लग जाती हैं कि मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। अच्छा, खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। हाउ क्यूट। और ये देखो अम्मी ने तुम पे कितनी मेहनत की, उन्हीं की दुआएं हैं जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ रहे हो। और तो ये जो सेकंड सॉन्ग अभी जो तुमने रिसेंटली गाया है, मैंने इतने सारे लोगों से मुलाकात की, यंग हमारे यहाँ जो एथलीट्स आते हैं, उन्होंने जब अपनी कोई चैम्पियनशिप जीती तो उन्होंने उस चैम्पियनशिप को, अपने अवार्ड को नाम किया कश्मीर के। आपने कैसे सोचा कि कश्मीर के बारे में सॉन्ग बनाया जाए? सबसे पहले जब मेरे फादर को कॉल आई कि शाह स्टूडियो से, हाँ। उनकी जो ऑनर है शौकत शाह हैदराबाद में, उन्होंने कॉल की मेरे पापा को। तो जब उन्होंने कॉल की तो फर्दर मेरे पापा ने डिस्कस किया उनके साथ। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि आपने कश्मीर का सॉन्ग पढ़ना है। तो मुझे खुशी सी हुई कि मैंने कश्मीर का सॉन्ग पढ़ना है। हाँ। और फिर आगे जब मैं गया हैदराबाद तो उनके साथ मेहनत की, रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जब मैं आया तो ये एक सॉन्ग नहीं, ये फीलिंग्स हैं। ये तुम्हारी क्या फीलिंग है, पर्सनली क्या फीलिंग है कश्मीर के बारे में? क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त बात की जा रही है कि पाकिस्तान कश्मीरी कॉज के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म साहब भी अभी वापस आए हैं। आप क्या सोचते हो एज सच अ यंग पर्सन यू आर, आपके दिल में क्या है कश्मीर के लिए? मेरे दिल में सबसे पहले कश्मीर के लिए इतनी मोहब्बत है जितनी मुझे पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया वाले उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो तुम्हारा सॉन्ग है, जैसे तुमने कहा कि वो फीलिंग्स हैं, वो जज्बात है, और पूरे पाकिस्तान के जज्बात की तुम अक्कासी करते हो अपने इस गाने में। मैं चाहूँगी कि लाइव हमें अगर थोड़ा सा सुनाओ, और फिर इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। शहीदों का लहू एक दिन पुकारेगा पुकारेगा, शहीदों का लहू एक दिन पुकारेगा पुकारेगा। फतेह कश्मीर की होगी, फतेह कश्मीर की होगी, खुदा वो दिन दिखाएगा। मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर।
ब्यूटीफुल। मैं बता नहीं सकती कि जैसे इन्होंने ये गाया है मेरे तो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, और ये इतना एक खूबसूरतली इसको कंपोज इतना उससे किया गया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए आपको। और मुझे सबसे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग चीज़ लगती है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों में ये एहसास है कि कश्मीर में रहने वाले बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। तो यकीनन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हम सब पे फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच हमाद फॉर बीइंग हियर। और अब चलते चलते बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक आपको सुनवाते हैं ऑफिशियल इसकी रिकॉर्डिंग, और इसका जो वीडियो भी बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। दिस इज़ मेरा कश्मीर बाय हम्माद शाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाल रहा है, और हमारे दिल में जो उमंग है, जो मोहब्बत है कश्मीर के लिए, वो किसी तौर पे कम नहीं हो सकती। यकीनन ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो खिताब रहा है उसने और इन जज्बात को गरमा दिया है और पूरी दुनिया में कश्मीर के मौक़िफ़ को उजागर किया है। आज इसी हवाले से जो रिएक्शंस दुनिया भर से आ रहे हैं, हमने इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत साहब। उनसे सकते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह देखते हैं इस खिताब को, और जिसको तारीखी खिताब कहा जा रहा है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से भी, और जिसने आलमी बिरादरी के जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं, उनको एक तरह से जगा दिया है, झंझोड़ दिया है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस तारीखी खिताब के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं पूरी दुनिया के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी नज़र में लोगों ने किस तरह समझा है और देखा है इस खिताब को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। सबसे पहले तो कि आपने अपने शो में मदऊ किया, और बहुत अच्छा आप माशाल्लाह शो करती हैं। जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये कि यकीनन डिस्कस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, डिस्कस क्यों ना हो, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया की तारीख़ में आज तक कोई ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा नहीं है जिसने सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई अक़वाम मुत्तहिदा में। दूसरी बात ये कि इस्लाम का मुक़दमा लड़ा, इस्लाम के सफ़ीर बन गए। कश्मीर का मुक़दमा लड़ा, कश्मीर के सफ़ीर बन गए। पाकिस्तान का मुक़दमा लड़ा, पाकिस्तान के सफ़ीर बन गए। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि लोग हर काम में जल्दबाजी चाहते हैं कि जल्दबाजी हो। इमरान खान ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ऐसी बात क्यों नहीं कही? उनको कही जब कौमी असम्बली में तकरीर हो रही थी तो अपोजिशन का ये कहना था कि कौमी असम्बली में तो उन्होंने कोई जिहाद की बात भी नहीं की और कुछ नहीं। कितना बड़ा थ्रेट ये जुमला है भारत के लिए, जो कि डिप्लोमेटिक थ्रेट है। मैं इसको डिप्लोमेटिक थ्रेट कहूँगा। और जुमला ये कि देखिए, हम मुसलमान हैं, और बहैसियत मुसलमान में ला इलाहा इल्लल्लाह की लाज रखते हुए मैं फिर हथियार उठा लूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि ये दो एटमी ताकतें हैं, दुनिया देखे कि ये क्या हो रहा है, क्या दो एटमी ताकतें आपस में लड़ जाएंगी? तो इन बातों से तो ये मालूम होता है कि इमरान खान साहब ने बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही जिम्मेदाराना और बहुत ही बालिग़ नज़र जो शख्सियत होती है। आमिर लियाकत साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी। जिस तरह के हम थे, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस मौक़िफ़ पे सही के साथ हैं, उन्होंने तो इस खिताब को बहुत सराहा, लेकिन हम मुखालफिन की भी बात एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और मुखालफत में कभी कभार इतने आगे चले जाते हैं कि ना कौमी मफाद उनको नज़र आता है, ना मुसलमानों के एक तरह से नुमाइंदगी उनको नज़र आती है, सिर्फ नज़र आता है तो अपने उनके अपने जो स्टेक्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं उसकी बात की जाती है। आप मुखालफिन के बयानात को कैसे देखते हैं, जिन्होंने ये तक कहा कि जी इतनी ज़्यादा इनका इस्तकबाल करने की क्या ज़रूरत थी, क्या कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म हो गया है, क्या कश्मीर आज़ाद हो गया है? इस तरह के जो रवैये सामने हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सिद्रा, देखिए, लोग मुखालफत तो जाहिर कर रहे हैं, और उनका काम मुखालफत, मतलब उनकी अपनी मजबूरी है, उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती अपोजिशन। अगर उनको अंग्रेजी समझ में आए तो वो मुखालफत न कर सकते। सही। अब मुखालफत क्या हो रही है कि इमरान खान ने फ़लस्तीन का जिक्र क्यों नहीं किया? इमरान खान ने एरिट्रिया का जिक्र भी नहीं किया, आज़रबाईजान के मुसलमानों का भी नहीं किया, चेचनिया का भी नहीं किया। इमरान खान ने ईस्ट अफ्रीका में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही वो भी नहीं किया। असल में ये अपोजिशन का मसला ये कि ये वो औरतें जो जिनके 10 बच्चे हो जाते हैं, कहते हैं फिर भी खावन का सच्चा प्यार नहीं मिला। सही। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है। तो अगर अच्छी बात करें तो भी इनके लिए प्रॉब्लम, अगर नहीं करें तो क्यों नहीं की? जी। अब मुझे बताइए, क्या
ऑपोजिशन जो तनकीद कर रही है जी, क्या उनके किसी लीडर ने इस तरह बात की है? अच्छा, ऑपोजिशन के अलावा आमिर साहब आपकी बात बिल्कुल, मुझे बताइए कि जो सबसे ज्यादा स्यापा इस पर पड़ा हुआ है, रोना धोना मचा हुआ, वो इंडियन मीडिया पे पड़ा हुआ है, वहाँ बड़ा वावेला हो रहा है और 50 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करें लेकिन फिर कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर कर दें, जो हफ्ते में 3-4 फ्लाइटें हमें मिलती हैं और कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आना जो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए अपने शहर, उसको थोड़ा बेहतर बना लें। बट दोज थिंग्स अपार्ट, इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्फ्रेंस, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जी 4-4 कनेक्शन चेंज करके कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से पहुंचे हुए थे, गूगल, फेसबुक, यू नेम इट, एंड पीपल वर रिप्रेजेंटेड ओवर देयर। सम वेरी की सब्जेक्ट्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, अबाउट जेंडर इक्वालिटी, अबाउट इन्वेस्टर पॉलिसीज, हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट दिस इकोसिस्टम, अबाउट गेमिफिकेशन। आई मीन इन सब मौज़ूआत पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे गुफ्तगू हुई है और आप ऑनलाइन उसको फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मौजू मुझे लगता है कि लिंक अप होता है कि कभी कभार हम चीज़ों की बुराई करने में, तनकीद करने में इतने आगे चले जाते हैं कि हम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे भी कतई नज़र हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि जहां हम बड़े बड़े मसाइल पे बात करते हैं कि जी पॉलिसी मेकर्स को ये करना चाहिए, हुकूमत वक्त को ये करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, हम बहैसियत कौम और बहैसियत इंडिविजुअल ऐसी चीज़ों में क्या कर रहे हैं, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट टुडे। और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो मैंने सुबह शुरू की थी और मैं वहीं से अपने साथ पेशावर से लेके आ रही हूँ, वो मैं आपके सामने रखूँगी। कई लोग कहते हैं बिहेवियरल चेंज के लिए पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यानी पहले आप जहन साजी कीजिए तो आपका रवैया, आपके तौर तरीके, अतवार बदल जाएंगे। लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहती है कि बिहेवियर बदलने के लिए माइंडसेट बदलना ज़रूरी नहीं है, हार्ट सेट बदलना ज़रूरी है। इस पर ज़रा आज गुफ्तगू हो जाए और समझते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी हम इन मसाइल को कैसे समझ रहे हैं और अपना हार्ट सेट बदल भी रहे हैं या नहीं। एंड वी हैव 3 पीपल हु आई सी इंडिविजुअली इसमें बड़ा हिस्सा डालते हैं जी। आई कैन कॉल देम द कैटलिस्ट ऑफ हार्ट सेट चेंज, और ये अपने अपने तरीके से ये करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तीनों बखूबी आप इनसे वाकिफ़ हैं, बल्कि पॉपुलैरिटी ग्राफ में मैं इन तीनों से सबसे चौथे नंबर पे मैं ही आती हूँ। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर, उज़मा अनकरीम एंड ऑफ कोर्स शीरीन नकवी साहिबा, जिनको मैं शीपा बोलती हूँ और फिर लोग सारे पलट के कहते हैं कौन शीपा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू। जिब्रान, पहले तो बताएं ये क्या मौजज़ा हुआ कि आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से खुश हो गए, आपने उनकी तारीफ में ट्वीट भी किया, ये कैसे हुआ? देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पॉलिसी जो अच्छी होती है उस पर तारीफ़ करते हैं, ऐसा कम होता है वैसे जिब्रान, मान लें। मेरे ख्याल में तो उससे आप वज़ीर आज़म साहब से सवाल पूछें कि वो कम कम मौके क्यों देते हैं। ज़्यादा मौके दे, हमें भी खुशी होगी, हमारा वज़ीर आज़म है। तकरीर बहुत अच्छी थी। तकरीर का जो एक मेन पर्पस था, देखिए UN जो है वो डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ मॉरल हाई ग्राउंड हार्डली कोई कंट्री रखती है। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुल्क बड़े बड़े जो आपको आके लेक्चर देते हैं उनकी अपनी खिलाफ वर्जियाँ हैं। तो यकीनी तौर पे आप अपने एलाइज से बात करते हैं, अपने ब्लॉक से बात करते हैं और उस इंटरनेशनल स्टेज पे जाके भी आप अपनी कौम से बात करते हैं। मोदी ने जो 15-20 मिनट की तकरीर नरेंद्र मोदी साहब ने दी हिंदी में, वो अपनी लोकल ऑडियंस से बात कर रहे थे, चूँकि उनके जिस तरह के मेजर्स कश्मीर में हैं, जिस तरह के वो हार्ड मेजर्स ले रहे हैं, इनलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ले रहे हैं, उसके लिए उनको इंटरनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट से ज़्यादा। बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब ने दुनिया को मसला समझाना था कश्मीर का, वो समझा दिया, मगर अब चूँकि वो तकरीर ख़त्म हो चुकी है, हम मुल्क वापस आ चुके हैं, तो मैं उस तकरीर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे लिए सोचने के लिए। बहैसियत कौम, एक सवाल उन्होंने किया कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। तो जिस तरीके से मेरे वज़ीर आज़म ने एक बैनुल-अक़वामी स्टेज पे खड़े होकर दुनिया को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया है। अब हम तो UN पे नहीं हैं, हम कराची के एक स्टूडियो में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे वज़ीर आज़म को फॉलो करते हुए हमें कम से कम अंदरून अपने मुल्क में अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, अपने हुकूमत से भी सवाल करने चाहिए। मुझे एक मीम, बल्कि एक ऑनलाइन चीज़ याद आ रही थी जिसमें आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे छेड़ी है। सफाई की बात कर लेते हैं, हाइजीन की बात कर लेते हैं। उन्होंने जी कोई यूरोप की गली दिखाई जो साफ़ सुथरी है, और उसके बाद फिर हमारी एक गली दिखाई जिसके अंदर हमने खुद बहैसियत एक कौम के खूब गंद कबाड़ जमा किया हुआ। उन्होंने कहा जी इनको, जिसको हम तसव्वुर करते हैं कि शायद इनको जन्नत में जाने का मौका नहीं मिलेगा, इन्होंने देखें दुनिया को कैसे रखा हुआ है, और हम जो पूरे यकीन से कहते हैं कि इन दी एंड इंशाल्लाह बहिश्त में हमने ही जाना है, हमने अपना हाल क्या किया हुआ है। शिफा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इंडिविजुअली? आप क्या समझती हैं कि वो डिस्कनेक्ट अभी भी है? बिल्कुल, मतलब हार्ट और हेड, ये जो कहते हैं ये 12 इंच का फासला जो है, यही जहाद नफ्स है। आप किसकी सुनते हैं,
उसमें दो जो आती हैं कौमें जो सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं कि आप रात के 2 बजे जा रहे हैं, कोई कैमरा नहीं लगा, कोई पुलिस नहीं लगा, और फिर भी आप लाल बत्ती पे खड़े होते हैं सीट बेल्ट बांध के, तो वो सेल्फ रेगुलेशन वाली जो बात है, अगर आपने हार्ट फेल्ट की बात की, हार्ट सेट की, कि उसमें वो होता है कि दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बिस्किट सारे खा लूँ, इतने मज़े के पड़े हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है नहीं नहीं, नाश्ता कर लिया, जिस्म को ज़रूरत नहीं है, इसमें कैलोरीज हैं और वैसे भी शुगर ज़्यादा है, तो अब मैं किसकी सुनती हूँ? दिल चाह रहा है कि, तो फिर वैसे ही होगा। अब दिल चाह रहा है मैं कि नहीं यार उसको दे दो 20 रुपए और निकल जाओ यहाँ से, उसने रोका, लाल बत्ती पे क्या रुकना, मुझे जल्दी पहुँचना है, सो वो दिल चाह रहा है। लेकिन शिफा, फिर आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि दिल हमेशा गलत चीज़ का ही चाहता है। दिल आपको खुद गर्ज होता है। हाँ। दिल आपकी सर्वाइवल के लिए चलता है। हाँ। ये वो वाला दिल नहीं है, ये वाला। हाँ, ये कल्ब वाली बात अलग है। देखें, कल्ब का अलग मकाम है, चाहे आप रिलीजन में ले लें, सूफीज़म में ले लें, वो आपको ज़मीर वाली हिदायत देता है। जो हम जिसको दिल कहते हैं ना कि बिरयानी खा लो, हालांकि अंदर से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, वो मेरा इम्पल्सिव वाला, वो लैंग्वेज में थोड़ा आउट हो गया है, मिसमैच आ गया है, तो वो तो मेरा यहाँ है। अच्छा। वो वाला दिल मेरा यहाँ है, और वो सेल्फ प्रोटेक्टेड, ईगोइस्टिक और सेल्फिश, वो इम्पल्सिव है, बस उसको जिसको कहते हैं ना, वो उसी के लिए गाना है, दिल तो बच्चा है जी, है ना उस्मा? हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं बिरयानी फिर भी खा लूंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जिब्रान ने बात की, मॉरल हाई ग्राउंड रखना, हम जब सारे ड्राइंग रूम में भी बैठते हैं या किसी को लेक्चर दे रहे होते हैं, टीचर्स अपने लेक्चर हॉल में स्टूडेंट्स को बता रही होती हैं, हम सारे अच्छी अच्छी बातें करने के माहिर हैं, लेकिन वही वाली बात कि जब कोई नहीं देख रहा तो हम अपने आप को कितना अच्छा रेगुलेट कर पाते हैं। क्योंकि अगर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, मैं रात के 2 बजे सिग्नल पे रुकूंगी तो पीछे वाली गाड़ी ने मुझे इतनी बातें सुनानी है कि लो जी दिमाग खराब है, कोई है नहीं, जी कहेंगे। अच्छा, हम जब भी कंपैरिजन में 2 बातें यहाँ जरूर करूंगी, हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम किसी यूरोपियन कंट्री का पाकिस्तान से करते हैं। मैं अभी रिसेंटली टर्की रहकर आई हूँ। आप पता है, वहाँ सिनेमा में जाते हैं, टिकट बाहर से लेते हैं और आपका टिकट कोई चेक नहीं करता अंदर जाते हुए। आपने किस ट्रेन पे चले, कोई आपको नहीं, मैं तो मुस्लिम कंट्री का मुस्लिम कंट्री से कंपैरिजन कर रही हूँ ना, कि टर्की तो हमारे मतलब वो है, तो वहाँ पे भी इतनी वो जो अभी शिपा ने बात की, मैं भी शिपा ही कह देती हूँ, मैंने बात की कि आप खुद अपना एक जज हैं, आप खुद अपने आप को चेक रखते हैं, कि इतना वहाँ पे इंसानों पे ट्रस्ट है कि कोई आपको चेक नहीं करता। ठीक है, अगर वहाँ लिखा हुआ है कि आपने कोई चीज खाने के अंदर लेके नहीं जानी, तो किसी ने आपका बैग चेक नहीं करना, आप खुद ही नहीं लेके जाएंगे। लेकिन पता है, ये चेक ना करने का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और शायद जिब्रान इस बात से एग्री करेंगे। जिब्रान, बाकी सब चीज़ों पे शायद सुर्खियाँ बन गई ना, लोगों ने कहा कि जी देखें, क्लाइमेट चेंज की बात की है जो कि सब कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया की बात की बिकॉज इट वॉज वेरी सैवी, कश्मीर का तो इशू हमने करना ही था। वो जो ने बात की कि दुनिया में टैक्स हेवन्स बनाए क्यों है भाई, हमसे कहते हो टैक्स ज़्यादा दो, हमसे कहते हो अपने बच्चों का हेल्थ केयर देखो, एजुकेशन देखो, तो प्लीज़ खुदारा हमारी कौमों से जो लूटे हुए पैसे हैं आपके यहाँ पड़े हुए स्विस अकाउंट्स में या टैक्स फ्री हेवन्स में, वो भी वापस कर दीजिए। इस पे ज़्यादा बात नहीं की, इस पे बल्कि ऑपोजिशन ने कहा ये कहना ही नहीं चाहिए था। देखें, 2 बातें मेरे ख्याल में थोड़ा मीडिया को इसमें सच्चाई ले कहनी चाहिए। ये बात की जाती है कि जी डेट सर्विसिंग के ऊपर और पाकिस्तान पे जो कर्जा है इसके ऊपर तो खान साहब भी बात कर सकते थे, चूँकि दूसरे तो कर्जा बढ़ाने की वजह है। 1996 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यूएन से ख़िताब किया था, तो तवील 6-8 मिनट उन्होंने सिर्फ डेट के ऊपर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसका क्या बोझ है उसका जिक्र किया था। कश्मीर का भी जिक्र बहुत ज़ोरदार तरीके से किया था। इनफैक्ट जब नवाज शरीफ साहब ने 2 साल पहले बात की थी, तो जिसको दुनिया टेररिस्ट कह रही थी, उस बुरहान वानी का नाम लेके पोडियम पे उसको ओनरशिप दी थी। कश्मीर एक पॉलिसी है जो हमारी रियासत ओन करती है, वज़ीर आज़म कोई भी आए उसको इजाज़त नहीं है इस बात की कि वो अपना ज़ाती व्यू लेके आए, जो कि वो एक नेशनल पॉलिसी है। हम जब ये डेट की बात कर रहे हैं, टैक्स हेवन्स की बात करते हैं, देखिए हर मुल्क की अपनी एक फैसिलिटी है, कोई सर्विस इकॉनमी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है। जिन मुल्कों के अंदर टैक्स हेवन्स हैं, वहाँ जब जाके पैसा पार्क होता है तो उन बैंकों की लेंडिंग पावर्स बढ़ जाती हैं, फिर वो लोन्स देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कमाते हैं, वो अपनी इकॉनमी चला रहे हैं। आपसे स्विट्जरलैंड या पनामा के नहीं कह रहा, IMF वो नहीं चला रहे। IMF तो अमेरिका चला रहा है जिसका इंटरनल डेट बहुत बड़ा है, उसके अपने मसाइल हैं। IMF यूरोपियन मुल्कों का उस पर असर है, वो चला रहे हैं। देखिए, टैक्स हेवन्स छोटे छोटे बने हुए हैं, ये तो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए कि जी यहाँ पे किसी तरीके से पैसा आएगा तो हमारी लेंडिंग बोरिंग पावर में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, उस हवाले से बात होगी। बट मेरे ख्याल में ये भी एक तरीके से मिसनॉमर था। देखें, हम ये तो मान के नहीं चल सकते
कि जो तकरीर हुई वो कोई ऊपर से कोई कलाम आया था, यकीनन उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। ये जुमला कहना कि जी हमारे यहाँ पिछले 8-10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा डेट बढ़ गया और उसको इक्वेट करना 4 गुना बढ़ गया, उसको इक्वेट करना मनी लॉन्ड्रिंग से। एक तो पहली बात है, जो आपको दुनिया के इंस्टीट्यूशंस पैसा दे रहे हैं ना, वो तो घबरा जाएंगे कि क्या बात कर दिया आपने कि हमारा सारा पैसा बाहर जा रहा है। आपने इन 10 सालों के अंदर मालाकंड ऑपरेशन किया, ज़ाहिर निजात किया, ज़ब किया और रद्दुल फसाद किया, आपने 10,000 मेगावाट अपनी बिजली के उसमें शामिल किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने हाईवेज इंक्रीज किए। लुक एट द ग्रोथ व्हिच पाकिस्तान हैज डेवलपमेंट में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डेफिनेटली बढ़ना था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिब्रान, जब हम बात कर रहे हैं कि भी बाहर के डोनर एजेंसीज घबरा जाएंगी कि जितना पैसा दे रहे हैं सब बाहर जा रहे हैं, तो यही डोनर एजेंसीज आपसे ये भी तो कह रही थी कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को पैरेलल इकोनॉमी से ब्लैक से व्हाइट कीजिए। व्हाई? बिकॉज वी फील एवरीथिंग इज गोइंग इनटू टेरर फाइनेंसिंग। इल्जाम भी तो ये भी तो लगाते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें ना, आपके जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल एडीबी, आपने शोर मचाया कि जी ये एशियन डेवलपमेंट का पैसा जो है किसी अर्थक्वेक में खा गए। एडीबी ने कहा कि जी वो डिफिट ने कहा जी हमारा तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। आपने बीच में कहा कि जी लाहौर के अंदर चाइनीज का पैसा खा गए। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमारा तो ऐसा कोई पैसा नहीं खाया, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली एडीबी, जिससे बीआरटी बन रही पेशावर, वो कह के थक गया कि इसमें रेगुलरिटीज हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। तो फिर बात वही है ना कि हम क्या मानना चाहते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। जो आपने बात की ना, आपको याद होगा ना इस्लामाबाद मेट्रो के ऊपर कितने 18 स्टे ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिए थे। आपने बात की ना, जो आपने हार्ट सेट की बात की ना, ये सियासत में भी आ जाती कि मैं सिर्फ अपने लीडर की बात मानना चाहता हूँ, बाकी सारे झूठे। चले वो देखे, वो तो है ही जमहूरियत का हुस्न ही है ना, वरना कायदे आजम के पीछे भी तो हम सारे जिनको जबान नहीं भी आती थी वो भी सपोर्ट करते थे। तो हार्ट सेट की तो बात थी। उसमें कैसे देखती हैं हार्ट सेट बदला जा सकता है? चले इसको इंडिविजुअली पे ले आते हैं। अक्सर खवातीन ये शो देख रही होंगी, 30 साल हो गए शादी को, घर के 3 लोगों का हार्ट सेट नहीं बदल पा रही। मैं क्या करूं और दुनिया में मैंने क्या करना है? नहीं, ये तो खैर एक अलग डिबेट है, लेकिन जो हम बात ये कर रहे हैं ना कि एज ए नेशन हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी कचरा नहीं फेंकें, लाइन में खड़े हो जाएं, सिग्नल नहीं तोड़ें, सिविक सेंस। तो मेरे ख्याल से ये ना हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं, ये हमारा चेहरा है, इस पर तो मैं कहती हूँ बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर आज हमें 2019 में ये बताना पड़े, एक प्रोग्राम करना पड़े कि एज ए नेशन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मेरे ख्याल से ये इटसेल्फ बहुत नहीं। लेकिन उसमें ये समझे ना, जो मैं आपको कही थी खवातीन का, हम अक्सर कहते हैं ये तरबियत घर से होती है। आप घर में बेचारी माँ का हाल तो सुने, वो रोज ये कहती है कि मैं इनको कह के थक गई हूँ, अपने कपड़े टोकरी में डालो, कमरा साफ करो, नहीं करते। प्रॉब्लम यही है कि जो चीजें हमें बदलनी है ना, वो ये सबसे पहले तो हमें अर्ली चाइल्डहुड पे काम करना है, अपने बच्चों की तरबियत पे काम करना है, क्योंकि इन्होंने ही कौम बनानी है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग मुझसे शायद डिसएग्री करते हैं इस बात पे, हमने घरों में तरबियत ही ठीक नहीं की है। ठीक है, हम अपने घरों में बैठे हुए बुराइयां कर रहे होते हैं, हम अपने घरों में बैठे हुए ये बोल रहे होते हैं कि जी एक खा कर आओ तो 2 लगा कर आओ। ठीक है, तो ये तरबियतें हमें घर से ही मिल रही हैं। हमें जिस चीज़ पे काम करना है एज ए नेशन, जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, माओ को, वो है एक्सेप्टेबिलिटी, बर्दाश्त सिखानी है। उनको ये बताना है कि अगर दुनिया में तब्दीली आती है, तब्दीली पीटीआई वही तब्दीली नहीं, लेकिन अगर दुनिया में तब्दीली आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उसको लर्न कीजिए। हमें सीखना सिखाना है, हमें अडैप्टेबिलिटी सिखानी है। वी आर गोइंग बैक टू द सेम डिबेट। जैसे कहा जाता है कि कुछ तब्दीली के लिए पहले आपने जहन बनाना पड़ेगा और फिर वो जहन बचपन में बन जाता है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे हमारे इर्द गिर्द किसी ने हमें डंडा लेके ये नहीं कहा कि ओके मूव फ्रॉम फॉर एग्जांपल योर कंप्यूटर्स टू योर लैपटॉप्स, फ्रॉम लैपटॉप्स टू योर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ये इर्द गिर्द हुआ, हमने खुद ही अडॉप्ट कर लिया, हमें जरूरत, किसी ने हमारे लिए कैंपेन नहीं चलाई। ऑन द अदर हैंड आज भी हेपेटाइटिस बी के लिए, पोलियो के लिए हमें कैंपेन चलानी पड़ती है कि खुदारा आपके घर तक जो टीम पहुंच रही है, 5 साल की उम्र तक का कोई बच्चा है तो उसको पोलियो के कतरे जरूर। देखो ये माइंडसेट मैं फिर बोलूंगी कि शुरू के 5 साल में बनता है। आज भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दो, बच्चों को लैपटॉप नहीं दो, विदाउट, एंड हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते ना, अडैप्ट नहीं कर रहे कि उनके लिए वो कितना जरूरी है। तमाम मैसेजेस, तमाम एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो उनको अब उस पर मिलेंगे। कंट्रोल जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे रोक देना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको जब आप रोक देंगे तो आप, मैं कहती हूँ, मैं एक जुमला हमेशा बोलती हूँ कि जो कौम, आई एम सॉरी मैं टीवी पे ये बात कह रही हूँ, आप कहते हैं ना पोतों से डायपर्स पे चेंज नहीं होना चाहते, आप इंडियन टॉयलेट से कमोड पे चेंज नहीं होना चाहते, तो आप क्या चेंजेस लेकर आएंगे हम अपने अंदर? अच्छा जी, इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे और उसके बाद लेके चलेंगे ब्रेक।
ट्रेडिशनल रेसिपी मिक्सेस, नई सोच के नए जायके। PTA के साथ मोबाइल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन की सहूलत पाकिस्तान भर में तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स की फ्रेंचाइजेस और सर्विस सेंटर्स पर मौजूद है। मोबाइल फोन रजिस्टर करवाने के लिए अपने शनाख्ती दस्तावेजात के हमरा कोई भी करीबी यूफोन, जैज, टेलीनॉर, जोंग फ्रेंचाइज या सर्विस सेंटर विजिट करें। कामयाब रजिस्ट्रेशन की सूरत में 100 रुपए सर्विस चार्जेस लागू होंगे और FBR ड्यूटीज की अदायगी जरूरी होगी, जो किसी भी बैंक ब्रांच या ई-पेमेंट के जरिए की जा सकती है। मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन *8484# मिला के या PTA की वेबसाइट dirbs.pta.gov.pk विजिट करके भी करवाई जा सकती है। PTA। Introducing the stunning and all-new Bell Desire glass door refrigerator. ज़्यादा spacious. With all new exquisite designs, Bell Desire glass door refrigerator. Ridiculously good looking. अगर ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आए तो मुमकिन है आपको मसूड़ों की बीमारी हो, जो वक्त के साथ बड़ा मसला बन सकती है। पैराडोंटेक्स 4 गुना ज्यादा मौसर आम टूथपेस्ट से मसूड़ों से खून रोकने में। मसूड़ों से खून अब नहीं। पैराडोंटेक्स। आ रही हूँ। I have to go. ओए, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती? क्या? ये पता नहीं क्या कह रहा है। तुम जरा आराम से पीछे तो बैठो। और तू आराम से जाके आगे बैठ। तेरा है पर मेरा है। पेश है ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर, अब 25 रुपए के साशे में, जो बना है कुदरती दूध से। इसमें है एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन A and B2 और प्रोटीन्स की गुडनेस। ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर। तो बताओ, एक्सप्रेस पावर और मशहूर पाउडर की धुलाई में फर्क, और जीतो कैश। फर्क नजर तो नहीं आ रहा। और पब्लिक क्या कहती है, क्या कोई फर्क नहीं? फर्क है कीमत का। मशहूर पाउडर के मुकाबले एक्सप्रेस पावर है पूरे 100 रुपए कम। जी हाँ, एक्सप्रेस पावर है महंगे पाउडर से पूरे 100 रुपए कम, और सफाई में कोई फर्क नहीं। तो फिर ज्यादा पैसे क्यों दें? एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के। इस पिच पे पाकिस्तान जीतेगा। देखना अबू, लेकिन मैं आपकी पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं बहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है और इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। देखिए जी, किसी भी ओहदे पे अगर कोई शख्स है और हम कह रहे हैं कि ये सही काम नहीं कर रहा, एंड एनी नेगेटिव चार्ज दैट यू होल्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे किसी और मुल्क का बाशिंदा हो, किसी और ज़बान का बोलने वाला हो, किसी और मज़हब का फॉलोअर हो, एनी नेगेटिव चार्ज दैट यू हैव अगेंस्ट अनदर पर्सन इज़ अ नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट योर सेल्फ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सब एक ही खमीर से हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में सर्टन जगह पे बड़ी बुराई है और मैं उससे बालातर हूँ। हम सब में कहीं ना कहीं उसका अंसर पाया जाता है। जैसे शायर ने क्या खूब कहा है, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो जब मौका मिलता है तो हम सब बदतमीजी करते हैं, लालच करते हैं, बेईमानी करते हैं। मौके माशाल्लाह सबने अवेल किए हैं। आपकी जो बात चल रही है, मैं उससे एक चीज़ जो मेरा मानना है, देखें आम इंसान से मतलब है जो नहीं बैठा है मेडिटेशन के लिए, जो नहीं जाके वक्फ कर रहा अपना टाइम दुनिया की हकीकत जानने के लिए कहीं अकेले में, और वो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना हुआ है। हम सब भेड़ चाल का शिकार हैं। बिल्कुल। आप अगर किसी जगह पे रॉन्ग वे जाना शुरू कर देंगे, या आप रोज देखते होंगे कि उसके पीछे दूसरी तीसरी चौथी और फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है। हमारे यहाँ ये बातें कि कचरा ना फेंकिए, हमारी ये बातें कि बगैर टिकट के सिनेमा में एंटर ना हुई या रॉन्ग वे ना चाहिए, कलेक्टिव वैल्यू जो है ना हमारी, हम उसमें उसको बुरा नहीं समझते। देखिए, हम एक ऐसे माशरे से हैं कि जहां आप पे पहली बार पर्चा कटता है तो दोस्त आके कहते हैं अरे मुबारक हो, सियासतदान बनोगे।
ये नहीं कि पशिमानी की बात हो या सैड हो जाओ और विक्ट्री के साइन बनाते हुए आप जा रहे होते हैं। तो हमारी जो कलेक्टिव वैल्यूज हैं, जो कलेक्टिव थिंकिंग है, जब हम कलेक्टिवली किसी चीज को बुरा समझेंगे, हाउ डिड वी गेट टू दिस पॉइंट जिब्रान? इस हद तक हम पहुंचे कैसे? यानी हम वीड लाइक टू इमेजिन कि कभी तो हम किसी मॉरल हाई ग्राउंड पे थे, कभी तो हम तमीजदार थे। मोइंजो दड़ो में देखो उस जमाने की कवर ड्रेनेज निकल रही है, तो इसका मतलब है कभी हम अच्छे भी थे। देखिए सिविलाइजेशंस अलग अलग होती है ना, ह्यूमन रेस को आप एक तरीके से नहीं रख सकते। हड़प्पा अलग थी, मेहरगढ़ अलग थी, इंडस अलग थी, और हम क्या हैं? उसके बाद फिर हमारे यहाँ ये अशोका का अलग एक इन्फ्लुएंस है, गौतम बुद्ध का अलग इन्फ्लुएंस है, मुगलों का अलग है, तुर्की जो यहाँ पे आए उनका अलग है, मंगोल आए इनका अलग है, एंड दे ऑल ब्रॉट देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज जो यहाँ पे आता रहा। मेरे ख्याल में जो एक चीज़ हम करते हैं, एक जो होती है ना कि नेशन बिल्डिंग, मैं पाकिस्तान को जन्नत की सीढ़ी बना के समझा हुआ हूँ कि जी अब इस्लाम का किला है, इस मुल्क के लिए जान देनी है, इस मुल्क के लिए शहीद होऊंगा तो जन्नत में चला जाऊंगा। हेयर आफ्टर के बारे में मैं सोच के बहुत चल रहा हूँ। मैं इस मुल्क को इस अपने दुनिया के अंदर आगे बढ़ने का वसीला बना के क्यों नहीं चल रहा कि दुनिया में जितनी तरक्की होगी वहाँ का सिला कुछ हमें यहाँ भी मिल जाएगा। बट आई वांट टू टेक अप दिस वन वर्ड, वन फ्रेज दैट यू यूज्ड। उस्मा, शिपा, आप दोनों इस पे कमेंट करें, नेशन बिल्डिंग। अब इस पे जब मेहनत की जाती है, सिर्फ नगमे लिख लें हम या फोरम्स बना लें, तो लोग कहते हैं ये तो इंजीनियरिंग है और इसका कोई देर पास सस्टेनेबल इफेक्ट हम देखते नहीं। आज के दौर में 2019 में आप क्या समझते हैं, नेशन बिल्डिंग या हम सबको एक कौम बनाना, एक तरह से हमारी सोच को एक धारे में लाना, ये पॉसिबल भी है, हम कर भी सकते हैं? देखो पॉसिबल तो सब कुछ है, बट आई वुड लाइक शीरी टू फर्स्ट कमेंट ऑन इट। तो पहले तो मैं उस पे लेके जाऊंगी, वो जो माएँ आपको कहती है ना, हम तो बच्चों को कह के थक गए, घर वालों को, क्योंकि वो कह रही हैं सिर्फ, कर नहीं रही। और हम लोग नहीं सीखते जब तक देखें नहीं। सीइंग इज बिलीविंग, बट माँ कोई और नहीं कर रहा था तो माँ खुद ही तो कर रही होती वो सारे काम। आप समझती हैं, क्योंकि जब वो बात आती, मैं माएँ अक्सर मुझे कहती हैं आप मेरे बच्चे को आदत दिलाए ना कि किताबें पढ़े। मैंने कहा आप पढ़ती हैं? वो आपको देखेंगे नहीं, हम तो ड्रामे देखते। तो फिर मैं कहा मेरे पास क्यों आ रहे हैं आप? अच्छा, फिर आप जो लैपटॉप और ये वाली चीज़ें, जो चीज़ अट्रैक्टिव होगी उसके पीछे हर चीज़ जाएगा। उर्दू हमें आज तक सबक के हिसाब से इतनी खूबसूरत ज़बान, क्या पोइट्री, क्या हमें स्कूल, लेकिन कभी अट्रैक्टिव ही नहीं बनाया गया। सही वही चीज़। देन दूसरा के दूसरों को देख के हम करते हैं। देखें, दीज आर पॉलीक्रॉनिक सोसाइटीज एंड मोनोक्रॉनिक सोसाइटीज। सो मोनोक्रॉनिक सोसाइटीज आर वन कलर, दे ब्लैक और वाइट। वो ये नहीं देखती कि आप बादशाह हैं या आप 6 बज गए अभी तक नहीं आए, प्रोग्राम नहीं शुरू होगा, आप जाएं, चीफ गेस्ट हैं आप या जो भी हैं। सही। क्योंकि उनका जो खुदा है या जो भी है वो रूल्स है, क्योंकि खुदा भी सूरज वक्त पे निकालता है, उसको भी रिदम में चल रही हैं चीजें। पॉलीक्रॉनिक सोसाइटीज आर रिलेशनशिप बेस्ड, कि कोई बात नहीं जी उस्मा के मैं घर जाऊंगी, 10 मिनट लेट भी होगी तो समझ जाएगी ना ट्रैफिक थी। सो वी आर रिलेशनशिप, तो वी आर आउटसाइड इन सोसाइटी। जब हम दुबई जाते हैं सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसी है। और यहाँ आते हैं सारे वो कर रहे हैं, 2 लोग फेंकते हैं, मैं भी फेंक देती हूँ। सो वी आर मोटरवे पे। सही क्या करें? हाउ डू वी बिकम, इज दिस अ बैड थिंग दैट वी आर पॉलीक्रॉनिक? It's very good because we've got our strength. Nothing is good or bad. जैसे छुरी अच्छी भी है, बुरी भी है, वो तो यूज इस्तेमाल पे डिपेंड करती है। प्रोस भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। हम लोग रिलेशनशिप, हमारी जो डिफॉल्ट पोजीशनिंग है एज अ पॉलीक्रॉनिक सोसाइटी, जहाँ पे हम रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं, जहाँ हम दूसरे की अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, इसको हम अपने एडवांटेज में कैसे यूज करें? यही तो है, उसको पहले एक्सेप्ट तो करें कि हम हैं ऐसे। हम नहीं करते ना, जैसे उस्मा ने कहा हम चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी ज्यादा मोस्ट अडेप्टेबल, सिर्फ अपने कौम में नहीं, बाकी कनाडा जाते हैं, वहाँ पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ टॉयलेट्स भी धो रहे होते हैं। यहाँ भी कोई बादशाह है और कोई गटर में भी जाके उसको अंदर घुस के खोल रहा है। सो लुक एट दी वर्सेटैलिटी वी हैव। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तारकोल की रोडें हम बिछा लेते हैं, जरा करवाएं ना किसी गोरे से ये काम, वो तो फौरन सनबर्न हो जाता है, उसका पेट चल जाता है। हम पाकिस्तानी का लकड़ हजम, पत्थर हजम, सब जगह हम सेट होके शाइन करते हैं। मतलब नासा से लेके सर्न, स्विट्जरलैंड से लेके
हर जगह पाकिस्तानियों की छाप लगी हुई और माहिर बैठे हुए हैं, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हमारे वाले हैं, तो देयर इज नो डर्थ ऑफ इट, इट्स जस्ट हाउ यू यूज इट। सिचुएशन की मुनासबत से देखें, अगर मैंने वादा किया वक्त का तो मैं वक्त पे पहुंचूं। लेकिन हम क्या रिवॉर्ड हंग्री हैं फिर उस्मा, ये वैलिडेशन हंग्री हैं, यानी अपने मुल्क में वही काम करके हमें ऐसा लगता है नेकी कर दरिया में डाल, यहाँ मैं करूंगा भी तो मुझे कौन सा कोई एजाज मिल जाएगा, मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। वहां पे मुझे पता है कि इवन इफ आई रिटायर एज अ स्वीपर 20 years down the line, somebody will acknowledge me, somebody will actually say you did good work। क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट से ज्यादा आप डिस्पैरिटी देखते हैं। हाँ। ठीक है कि अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है या मैं पावर में नहीं हूँ तो मैं पकड़ लिया जाऊंगा या पकड़ ली जाऊंगी, लेकिन अगर किसी पावरफुल ने काम कर लिया है तो वो बच जाएगा। तो लॉ सबके लिए बराबर नहीं है। जब लॉ एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप इस चक्कर में हैं तो आप यानी यू पावरलेस बेसिकली। देखो सदा हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, शुक्र है कि हम लोग प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लोग हमें जानते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए रास्ते वैसे भी आसान हो जाते हैं, किसी काम के लिए जाएंगे तो लोग हमारा काम आराम से कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को लोग नहीं जानते, जो वहाँ पे बेचारे घंटों लगा रहे हैं, दिनों दिन लगा रहे हैं, उनके अंदर तो वो फर्क आता है ना, फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होती है। तो ये जो फर्क है ना सोसाइटी का, कोई पावरफुल बंदा आ जाएगा वो लाइन क्यों तोड़ लेगा? लाइन का मतलब फिजिकल लाइन नहीं, आपका काम जिस रफ्तार से होना है। उसमें फॉर एग्जांपल हम जो यहाँ पे मरात एंजॉय करते हैं बिकॉज वे पब्लिक फिगर्स और व्हाटएवर, हमसे ये सब कुछ ले लिया जाता है जब आप किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं, देन आई एम अनदर पर्सन, राइट? लेकिन मैं वहां पे भी आई एम नॉट फीलिंग डिसग्रंटल्ड, क्योंकि वहाँ किसी के साथ भी नहीं हो रहा ना, फेयरनेस है ना वहाँ। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिल रहा तो किसी और को भी आपके अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिल रहा। यहाँ पर आपने लाइन और एटलीस्ट सो वी परसीव। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शकील कसूर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका टॉपिक है जो अपनी जिम्मेदारियां हमारे लिए अच्छा टॉपिक है जी, कहने के लिए या प्रैक्टिकल के लिए आप बता रही हैं? जी जी, दोनों तरीके से। प्रैक्टिकली भी आपको हिस्सा डालना पड़ेगा इसमें। फर्क है, ये फर्क है जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बातों में काफी तादाद है जी। कसूर जिस शहर में मैं रहता हूँ और कराची जी, इन दोनों का बड़ा फर्क है। कराची भी मैंने देखा हुआ है, घूमा है सारा, सही। तो वहाँ पर किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं, लोगों ने डायरेक्ट बिजली लगाई हुई है, चोरी की बत्ती इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ इधर हमारे घर में भी कोई करता है ना तो मैं एक वापस से शिकायत कर देता हूँ कि यार ये जरा चेक कर लेना, ताकि मेरे भाई को या मेरे अजीज को नसीहत हो जाए। सही। जिम्मेदारी तो इस तरह की है ना, बिल्कुल सही, क्रेडिट के बगैर आप ले। बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हैं कि गलत चीज कोई माशरे में देखें तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। आप ये समझते हैं कि ये ज्यादा निस्बतें या ये जो फेयरनेस का एलिमेंट है ये आपके शहर में बनिस्बत कराची के ज्यादा है? कराची से ज्यादा, मैं जितना कराची को मैं जानता हूँ ना, कराची से ज्यादा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने के लिए। आज जरा ये बात भी हो ही जाए जिब्रान, ये पूरे मुल्क में माशाल्लाह से देखें कराची सबका है, लोग आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है गिला भी बहुत करते हैं। कराची बुरा है, कराची में कचरा है, कराची में बदबू आती है। भाई इतने मसाइल हैं तो यानी आने की भी तो कोई वजह होगी ना, यहाँ क्यों आते हैं लोग? मैं जानना चाहता हूँ क्या 20 से ज़्यादा इदारे मिल के कसूर चलाते हैं और आपस में लड़ते हैं कसूर पे? क्या कसूर भी बगैर किसी मास्टर प्लान के चल रहा है? क्या 64% कसूर कच्ची आबादी है और अनप्लान्ड अनरेगुलाइज तरीके से ऊपर आया था? क्या कसूर में मास माइग्रेशन रोज़ की बुनियाद के ऊपर होती है कि लोगों को छत चाहिए, घर चाहिए, जहाँ नहीं भी है बिजली और पानी का कनेक्शन वहाँ रहना है? और बहुत माजरत के साथ जिब्रान आप ही की बात को ऐड करते हुए, यानी आई नेवर वांट टू गेट इनटू दिस पॉलिटिक्स कि मैं एक शहर को दूसरे से कंपेयर करूं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारा है। हर वहाँ पे अगर कोई गलत काम या सही काम होता है उसको हम ओन करते हैं। लेकिन जो कसूर से वाकयात निकले, लोगों ने कहा कि सिर्फ 10 किलोमीटर की यानी आप मरकबे पर है रेडियर, अगर आप उसको सर्कमफ्रेंस उसकी आप देखें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों का अबडक्ट होना, उनके साथ ज्यादती होना, फिर उनके बाद उनके जो बाकियात है मिलना, दिस वॉज एन आई ओपनर। चाहे आप कुछ भी कहें, that again becomes a question mark। वो उन चीज़ों से हटके ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात हो रही है, देखें कराची का यही तो एक इशू है ना कि वोट लेने के लिए ये अच्छी जगह है, नारे मारने के लिए ये अच्छी जगह है। पीपल्स पार्टी की जो एक स्टेटस को है सिंध में, उसको चैलेंज करने के लिए ये हैदराबाद सखर ये शहर एक अच्छी फील्ड है।
मगर जो जेन्युइन मसाइल हैं कराची के, ना वो कोई तस्लीम करना चाहता है ना एड्रेस करना चाहता है। आदि वफाक कहती है कि लोकल गवर्नमेंट को कुछ ना दो, हमें दे दो, हम 149A के तहत इस शहर को चलाएंगे। गो के हमसे इस शहर के 4 अस्पताल नहीं चल सके और हमसे पेशावर के अंदर एक BRT नहीं बन सकी, हमने तबाह कर दिया वो शहर, बट हम ये चलाएंगे। अच्छा, अब हम आपके उस टॉपिक पे आके इनकी बात से हटके देखें, जिस बंदे में जो अच्छी बात है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। खान साहब के बारे में कहा जाता है करिज्मेटिक लीडर, हर कोई कहता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो बात करते हैं सिंपलिस्टिक अंदाज में, आसान लफ्ज़ों में कि बंदे को समझ आ जाए। कुछ लोगों ने कहा मुझे यार कि UN की तकरीर में जो ये मुहावरे इस्तेमाल कर रहे थे वो नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ। मैंने कहा डिपेंड्स कि वो किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं ना। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज वो साइड मीटिंग्स में कर लेंगे, साइड लाइन्स पे, अभी ये आम आवाम से बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। जो इंस्पिरेशन एक लीडर दे सकता है कलेक्टिव वैल्यू चेंज करने की, खास तौर पे अगर वो अभी अपने आज के वोटर से नहीं, अगले 10 साल में जो वोटर बनने वाला है 10-11 साल का बच्चा, उसको रीच करना शुरू कर दे। देखिए, फॉर ऑल ऑफ मोदीज वाइसेस, स्वच्छ भारत जो उसने कैंपेन की कि साफ होगा भारत, उसके काफी अच्छे नतीजे निकले हैं, उसको इंटरनेशनली काफी रिकॉग्नाइज किया गया है, वो अवार्ड उसको मिले। वो अपनी एक नैरेटिव को लेके अपने मुल्क में भी कुछ अच्छा कर रहा है ना, कश्मीर में जो भी जुल्म कर रहा है बाकी मुल्क में अपने कर रहा है। तो खान साहब उस करिश्मा को लेते हुए मेरे ख्याल में अगर डायरेक्ट आवाम से बात करें, डायरेक्ट आवाम को बोले कि मुझे एम्पावर करो, मेरा जो ख्वाब है पाकिस्तान को लेके, नया पाकिस्तान को लेके, इसमें मदद करो। ठीक है, अब हर बंदा शायद टैक्स दे पाए ना दे पाए, महंगाई बर्दाश्त कर पाए ना कर पाए, मगर ये छोटी चीजें और यही नेशनल बिल्डिंग में आती हैं। इन अदर वर्ड्स, द ट्रू पावर ऑफ अ करिज्मेटिक लीडर इज कि अगर उस करिश्मा को सही तरह से चैनलाइज करके लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि वो काम करें। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बड़ी गहरी डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह, और ऑफलाइन तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी इंटेंस हो रही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? जुबान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आज आप जुबान भाई को लेकर आई हैं और हमारा दिल बहुत खुश है, क्योंकि ये कराची की जान है और मेरे बड़े आइडियल है। मेरी मुलाकात बनी हुई, अल्लाह ताला हमें भी इनसे मुलाकात कराए। बात ये, अब आते हैं असल मौजू पे। जी जी कि जी हमारा जो फर्ज है ना, हमने जो हमारे जो फर्ज बनते हैं, अब मेरे घर के सामने अगर कचरा किसी ने फेंक दिया है या कचरा वो है, तो मैं ये ना करूं कि कमेटी का कोई स्वीपर आएगा तो वो उठाएगा। नहीं जी, वो नहीं उठाएगा, मैंने खुद उठाना है। और सुबह जब वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है तो उसको दे देना है। मेरे घर के सामने बारिश का पानी जमा है तो मैंने ये नहीं देखना कि यार इसे मैं गटर का ढकना खोल के सेवरेज में डाल दूं। ये तबाही है, कराची के जो सेवरेज की तबाही है ये हमारे अपने हाथों से, क्योंकि आप बिजली अपना पानी गंदा पानी इसमें डाल देते हैं, बारिश का मिट्टी चली जाती है, वो फंस जाती है। थर्डली है कि जी हम अपने कहते हैं इंतजार में रहते हैं कि वो आएगा, अरे कोई नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने अपना घर साफ करना है, अपना गली अपने घर के दरवाजा साफ करना है, अपनी गली साफ करनी है। अगर हर शख्स अपनी गली में देखें 10 लड़के तो होंगे ना जवान, 10 लड़के। साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अभी तक देखें जब हम ये सफाई, गंदगी, पानी इसकी बात करते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं होती। लोग कहते हैं जी आगे बढ़ो करो, वो भी हम नहीं कर पाते। जरा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इशू को। हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ ज्यादती हो रही होती है। जो बेचारा कितना पावरलेस है, अगर उसके पास साहिब हैसियत नहीं है, बेचारा सब्जी फरोश है, लोग उसको कभी भी कुछ भी डांट देते हैं। हम सिग्नल से जाते हैं, हमारी नजरों के सामने हम अपने घर के बच्चे को कभी बगैर चप्पल के बाहर ना जाने दें। तपती जमीन पे, तपती सड़क पे एक बच्चा बगैर चप्पल के खड़ा भीख मांग रहा होता है, हम उसको देखकर अनदेखा करते हैं। इन चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए कब हम खड़े होंगे? मैं आपको बात बताऊं कि तौबा करनी चाहिए। मैं का लफ्ज कहते हुए मुझे डर लगता है, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम मैंने अपने एरिया में ये जितने बच्चे हैं गरीब गुरबा, इनको जिब्रान भाई जैसे लोग और मेरे और दोस्त हैं, इन जैसे लोगों के तौर से, ये नहीं कि मैं अपनी जेब से करता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उन्हें स्कूल में दाखिल करा दें। अगर एक आदमी, मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में
सिर्फ 5 बच्चों को तालीम दिलवा दे तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसे जन्नत जरूर देगा। सेकेंडली ये कि जैसे कोई अगर सब्जी फरोश को डांटता है तो वो डरे उस वक्त से जब अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब कॉल करने का। यही सवाल आप लोगों के सामने। आई डिसएग्री कि जो उन्होंने शुरू की बात की है कि मेरे घर के सामने कचरा डाल के चला जाए तो उसको मैं सुबह कचरे वाले गाड़ी को दे दूं या मैं तो कंप्लेन करूंगी, ठीक है। और कंप्लेन पे 10 कंप्लेन में से एक पे एक्शन होता है। अगर गटर मैं तो दूसरे इदारों का काम मैं क्यों करूं, आप तो इदारों को और नाअहल कर देंगे। हम सबको मिलके इदारों को पावरफुल बनाना है, उनको जिम्मेदार बनाना है कि ये उनका काम है कि वो आके करें। हम कर तो सकते हैं लेकिन वही बात है, मैं आज आपका काम कर लूंगी तो आप अपने काम से रिलैक्स हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर ये जो अब ये इंसानी हुकूक और वल्नरेबल ग्रुप्स की हमारे माशरे में बात होती है, देखें इस पे तो फिर भी कोई नहीं लड़ता झगड़ता। सफाई है, सफाई सारे कहते होनी चाहिए, इदारों को भी काम करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारी नज़रों के सामने है बट वी आर स्टिल सॉर्ट ऑफ गिविंग इट अ ब्लाइंड स्पॉट, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये कि देखिए जब लाइन पे खड़ी होती हूँ मैं तो जाके हलवा पूरी की हो या बिल देने की हो, मर्दों औरत की मैं तो अलग हो तो मैं फिर भी मर्दों में खड़ी होती हूँ और जो बाकी होती है उनको भी कहती हूँ चलें चलें, क्योंकि जब मैं सही खड़ी होंगी तो फिर मैं औरों को कह सकूंगी ना। बिल्कुल। तो आपने इस तरह एम्पावर करना है, डिसपावर नहीं करना कि अलग कर लें, उसको अलग कर लें, मिनिस्टर की लाइन अलग हो। यू हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अब आपने देखिए दोनों चीजें करनी है, आइदर और का टाइम इस वक्त नहीं है। हमने वो उठाना भी खुद है और म्युनिसिपल को भी लेके। कितनी दफा मैं घर बनाई थी तो रिश्वतें मुझे टकरा पड़ा कि भाई वो दराज खोला होता है, उसके आगे बस पेपर रखो, रजिस्ट्रार साइन करता है। मैंने क्या किया, पर्चा रख दिया, उसने साइन किया, उसने देखा ही नहीं कि मैंने दराज में कुछ नहीं डाला। फिर मैंने गार्ड से पूछा इनका बॉस कहाँ बैठता है, उन्होंने कहा जी बंदर रोड पे KMC में। मैं वहां गई, बॉस को तलाश किया, मैंने उनको बताया कि भाई आपको पता है पीछे से ये हो रहा है। पुलिस में जा जाके कितनी मेहनतें कर करके राइट बंदा ढूंढो, उसी वक्त चेंज लेके आओ। बिल्कुल हो सकता है, होता है, होता है, होता है। तो होल्ड पीपल अकाउंटेबल कभी कभार हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से भी नहीं करते कि भाई कौन वक्त इसके ऊपर खपाई करे। जब आपको ट्रैफिक वाला रोकता है तो पहले वो आपके लिए चालान ही काट रहा होता है, लेकिन फिर आप उस ख्वारी से बचने के लिए कहते हैं यहीं पे मामला रफा दफा कर लें। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेज इजाज बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज इजाज, क्या कहेंगी? मुझे ये कहना है कि लिखा हुआ है कि इंफरादी तौर पे अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो कौम ठीक हो सकती है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इंफरादी तौर पे यहाँ 80% लोग ठीक हैं। जो गड़बड़ हो रही है वो बाकी 20 के लिए हो रही है, जो कि अमल नहीं करते हैं। तो इंडिविजुअली तो ऑलरेडी बहुत से लोग इतने वलीउल्लाह हैं, हर चीज सही करते हैं। बात यह गवर्नेंस की, गवर्नेंस में सब शामिल है। जितने भी हुकूमती अदारे काम ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, काम चपरासी से लेकर 82 तक करना होता है। सियासतदान तो एक वक्ती तौर पे 5 साल के लिए आते हैं, काम करवाएं। काम करवाना नहीं आता, हमारे हुक्मरानों को नहीं आता। सजा अमली तौर पे दें, सिर्फ जेलों में डालने से काम नहीं होगा। इंफरादी तौर पे हम बहुत इनसे सड़कें बनवाते हैं हम। अगली दफा क्या कहती हैं आप? सड़कें खड्डे बन गए हैं जी खुदा के लिए। शहबाज शरीफ बैठा था लाहौर के लिए, पंजाब के लिए। अभी गुजरते हैं तो उसको याद करते हैं। शहबाज शरीफ ने काम किया, कोई माने या ना माने। अल्लाह सही। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये मसला सिद्रा मैं बताऊं, ये मसला मुझे लगता है कि अगर आप हम कंपेयर करते हैं, जैसे अभी कहते हैं कि दुबई चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप सीधे चल रहे होते हैं, आप वहाँ रोड पे सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। लॉ के अलावा आप इन्वायरमेंट देखें। अगर आप सारे लोग साफ सुथरे बैठे हुए, सारे आराम से बैठे हुए, मैं उठा के कोई चीज गंदगी नीचे फेंकूंगी, आई विल फियर दैट यू विल जज मी। तो आपका पूरा किया गया है ना, क्योंकि वहाँ पे चालान सबका कटता है, चाहे मिनिस्टर की गाड़ी भी आएगी तो चालान कट जाएगा। वो इसीलिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। लेकिन वैसे मुझे अच्छी बात इनकी ये लगी जो कॉलर ने कहा कि, और ये मुझे हमेशा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द पिटफॉल्स वी फॉल इनटू, कि हम बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट्स देते हैं कि जैसे आप बात करते हैं ना जी, पाकिस्तान में खवातीन सेफ नहीं है, पाकिस्तान में हर काम पर्ची से होता है, पाकिस्तान में मेरिट नहीं है। तो यू एक्चुअली टेक अवे द क्रेडिट ऑफ पीपल जो वाकई मेरिट से भी आए हैं। इतना ही बुरा हाल है कि 90%, 80%, ये कौन सा ये मेरे ख्याल में डेटा कलेक्शन हो रही है जिब्रान, जिसमें हम आके इतनी कोई जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं। वर्ड आपने बड़ा रेस किया। पाकिस्तान का फुकदान बहुत बड़ा ये कि हमारा रिसर्च ही नहीं है। हम लोग मफरूजों पे काम कर रहे हैं और हम अपने साथ हुआ कोई ज़ाती बुरा एक्सपीरियंस पूरे माशरे पे प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे अगर मेरिट पे नौकरी नहीं मिली तो कोई मेरिट पे नहीं आया, मेरे साथ अगर कोई ज्यादती हुई तो हर एक के साथ ज्यादती हुई है। मुझे करप्ट पुलिस वाला टकराया तो सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। और चूंकि कोई स्टैट्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है इन चीज़ों को चेक करने के लिए,
क्योंकि हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, जो मौजूदा हुकूमत भी बहुत करती है, तो वो इसी तरीके से आती है कि आप एक सर्वे करते हैं और उन सर्विस के नतीजे में आपको ये भी पता चलता है। देखिए ये बात कहना कि यार ये पुलिस ब्रुटैलिटी क्यों है, ये पुलिस क्यों हर एक को मार रही है, क्यों टॉर्चर करके मार रही है, आज तक पाकिस्तान में कोई साइकोलॉजिकल ऑडिट हुआ है पुलिस का कि भाई बैठो 4000 बताओ क्या क्या ये माशी से लेके खानदानी से लेके इलाकाई से लेके हर तरीके के बताओ क्या क्या मसाइल हैं। दूसरी तरफ देखें, क्योंकि रिसर्च होती है, कभी कभी रिसर्च आपको बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर की अक्कासी कर देती है। अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में रिसर्च की, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जी 1/3 एवरी 3 पुलिस मैन इन इंडिया थिंक कि मुस्लिम्स आर मोर लाइकली टू कमिट क्राइम। एक बायस उनके अंदर है। इसी तरह के भी आपके रिसर्च सर्वेस अमेरिका के अंदर हुए हुए हैं, सयाह फामों के हवाले से, लतीनोस के हवाले से, अरब डायस्पोरा के हवाले से। हमारे यहाँ भी अंदर कहीं पे डेफिनेटली रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं, एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस हैं, स्पेशली वो अनफॉर्चुनेटली जो आपका दुश्मन है, जिसको हम कहते हैं ना दुश्मन अनासिर, वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं बजाय आपके कि आप उन पे कैपिटलाइज कर पाएं नेशन बिल्डिंग के लिए। तो हम अजीब से डॉक्टर हैं जो आके बैठा है मरीज आपके पास, उसे पूछने से पहले कि तकलीफ कहाँ है और क्यों है, हम पलता दिए जा रहे हैं, पलता दिए जा रहे हैं, तो अनाउंस करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि जिस सिर्फ आप कोई बीमारी ना बताएं, हकीम साहब नब्ज देख के आपका बीमारी और इलाज दोनों बता देंगे। नब्ज साहब दूसरी बात की चार्ज से अंदाजा लगा देंगे। आप कहीं पकड़ के भी होता फोन पे अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक वायरल स्टोरी के बारे में जरूर बताऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, हुमैरा फान बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके हुमैरा? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका जी क्या कहना चाहेंगी? बस मैं शो देख रही थी काफी देर से और यही सोच रही थी जिम्मेदारी जो है एज अ नेशन, आई थिंक इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है हमारी कौम पे हर चीज की, फ्रॉम टूटी सी सड़क से लेकर वो ना दरख्त ना होने से लेकर पानी ना होने से लेकर कि एक अच्छी कौम की तरफ जाने के लिए आई थिंक हमें एक दूसरे को खुद इतना पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसी चीज के ऊपर बार बार कोई पॉजिटिव चीजें ही लेकर आए। थैंक यू सो मच। मेरा वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मैं जिब्रान की बात को यहाँ आगे बढ़ाना चाहूंगी कि वी नीड टू कलेक्ट डेटा। अच्छा, जब इसमें थोड़ा सा एक बात को और वाजे करती चलूँ, वरना वो हमेशा नेगेटिवली परसीव की जाती है। जब हम कहते हैं ना कि लेट्स कॉल फॉर पीपल कि उनका साइकोलॉजिकल ऑडिट हो, लोग कहें जी हैं जी हमें पागल समझ लिया आपने, आपको क्यों लगता है कि हम अनफिट हैं साइकोलॉजिकली। पॉइंट ये है कि हम ना चाहते हुए लाशऊरी तौर पे इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको एक छोटी सी जो मैं वायरल स्टोरी की बात कर रही थी, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक फूड चेन है, उसने अपने एक मुलाजिम को बड़ा लेटर दिया, सराहा, उनको कहा कि आपने कस्टमर केयर का ध्यान रखा है एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू डिड नॉट रिएक्ट नेगेटिवली। लेकिन किस्सा कुछ यूँ हुआ था कि खातून पहुंची जी इस्लामाबाद के उसी फास्ट फूड के आउटलेट पे, वो नाराज़ हो गई, बहुत ज़्यादा बरहमी का उन्होंने इजहार किया कि उनका जो खाना है वो ठंडा था। लेकिन सिर्फ ये उन्होंने बात ज़बानी नहीं की, उन्होंने बाकायदा उसको डिसमेंटल करके सामने वेटर्स के और जो स्टाफ उनको सर्व करा था उनके मुंह पे फेंकना शुरू किया, और बाकायदा उनके पास जो कोल्ड ड्रिंक थी उस वेटर के, और वो बेचारा इतना सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी था कि एट द एंड ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट उसने कहा कुछ नहीं, वो नीचे गिर गया था ऑब्वियसली जब उसके मुंह पे कोक फेंकी गई, और उसके बाद उसने सिर्फ इस्तीफा दे दिया। सो देयर आर सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स दैट वी आर टेकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, जहां हम समझते हैं शायद हम पावरलेस हैं, आप लिहाज में, मुरव्वत में या अपनी मजबूरी में लोगों को जवाब नहीं देते। कभी हमने ये सोचा है कि जब हम पुलिस ब्रूटैलिटी की बात करते हैं, जो हमारा बतौर माशरा इनके बारे में ओपिनियन है, ये भी तो ये ले रहे होंगे ना। पर जिब्रान थैंक यू सो मच, वसी सब्जेक्ट है, इसको दोबारा उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इंडिविजुअल एक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो क्यों हम लोग खुद से इनिशिएटिव्स नहीं लेते। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शहजाद ने लिया था अर्बन फॉरेस्ट बना के, ठीक है। हम जब इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, तो फिर जो बजाय उनको इनकरेज करने के आप उन्हें डिस्करेज कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो पीछे लाइन लगी होती है ना, जो सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। But the right people never get discouraged. Imagine, you know, if ED got discouraged, we would never had, you know, the ED Foundation come in. Thank you so much, Uzma, for being here, Shipa for being here, Jibran for being here. You are the kind of people who will inspire those many to come forward. इसी के साथ जी प्रोग्राम का इख्तिताम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।